नमस्कार दोस्तों, डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से राजस्थान का भूगोल करवाया जा रहा है और जिसके अंदर हमने राजस्थान का भौतिक प्रदेश और राजस्थान के विस्तार स्थितियों विस्तार के बारे में, उसके बाद में हमने राजस्थान की झीलों के बारे में, उसके बाद में राजस्थान की नदियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और जिस फ्रेंड्स ने राजस्थान का पिछली जो नदियों के बारे में नहीं पढ़ा है तो इस डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकता है। और इस डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर व लाइक करें, जिससे डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल है वो प्रत्येक दोस्त तक पहुंच के आपका सहयोग ही हमारा सहयोग है। यदि आप सहयोग करोगे तो हम भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो भी उपलब्ध करवाएंगे। और हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आज हम टॉपिक पे चलते हैं और लंबा वीडियो खींचने की भी नहीं कोशिश करेंगे क्योंकि लंबा इतना ज़्यादा नहीं होता है। और इस कारण से हम आज पिछले वीडियो के अंदर हमने आंतरिक प्रवाह के बारे में चर्चा की थी। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कौन कौन सी है उनके बारे में हमने पढ़ा और जो उसके आंतरिक प्रवाह का क्षेत्रफल कितना है, आंतरिक प्रवाह का जो विस्तार है राजस्थान के अंदर वो कितना है वो हमने 60% पढ़ा था। उसके बाद में हमने बंगाल की खाड़ी के बारे में पढ़ा था और उसके बाद में बंगाल की खाड़ी 24% और अरब सागर है वो 16% है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं आज बाकी जो उसके बाद में हमने घग्गर नदी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम उसके बाकी बचे हुए आंतरिक प्रवाह की नदियां जो मुख्य मुख्य नदियां हैं उनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और ये पढ़ते हैं हम कांतली नदी। आज हम पढ़ते हैं कांतली नदी। कांतली नदी है सीकर के खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। कौन से पहाड़ियों से निकलती है? सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? यदि हमें उद्गम स्थान पूछ ले तो इसका हम बताना है कि सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थान है। कांतली नदी का उद्गम स्थान पूछे तो सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से इसका उद्गम स्थान है। सीकर के इस प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है। सीकर के अंदर और झुंझुनू के अंदर ये बहती है। इस कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तोरावटी कहा जाता है। तोरावटी। और तोरावटी क्यों कहा जाता है? क्योंकि तोरावटी प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि तंवर राजपूतों का शासन था। तंवर राजपूतों का शासन होने के कारण से इसे तोरावटी प्रदेश कहा जाता है। और तोरावटी बोली बोली जाती है। इस प्रदेश में कौन सी बोली बोली जाती है? तोरावटी बोली बोली जाती है। यदि हमें कल्चर की दृष्टि से क्वेश्चन आ जाए कि तोरावटी जो बोली है किस नदी के क्षेत्र में बोली जाती है या किस जिले में बोली जाती है, तो आपको बताना है सीकर और झुंझुनू जिले में बोली जाती है और उसके कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र में बोली जाती है। और यह राजस्थान की आंतरिक प्रवाह में पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी है? सबसे लंबी नदी है आंतरिक प्रवाह की सबसे पूर्णतः राजस्थान में। जैसे बनास नदी है वो 480 किलोमीटर बहती है, उसी प्रकार ये भी राजस्थान के अंदर बनास नदी है और राजस्थान के अंदर पूर्णतः राजस्थान के अंदर बहती है। और इसी प्रकार आंतरिक प्रवाह के अंदर जो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपको बताना है कांतली नदी। कौन सी नदी है? कांतली नदी जो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अब हम तोरावटी प्रदेश के जो सीकर जिले के अंदर इस ऐतिहासिक दृष्टि से में क्वेश्चन आ सकता है कि सीकर जिले में गणेश्वर सभ्यता, कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता किस नदी पर है? बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि गणेश्वर सभ्यता है वो किस नदी के किनारे है, तो गणेश्वर सभ्यता है वो कांतली नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता है। और गणेश्वर सभ्यता को
ताम्र भारत की ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। गणेश्वर सभ्यता को भारत की ताम्र युगीन सभ्यता कहा जाता है। ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। और ये सीकर जिले के खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और राजस्थान के सीकर जिले में ये गणेश्वर सभ्यता है। कौन से जिले में? सीकर जिले में ये सभ्यता है। अब हम पढ़ते हैं कांतली नदी के बारे में। हमने डिटेल से पढ़ लिया है। और शेखावटी प्रदेश की ये क्या है? मुख्य नदी है। कांतली नदी है वो शेखावटी प्रदेश की प्रमुख नदी है। शेखावटी प्रदेश की प्रमुख नदी है। शेखावटी प्रदेश की ये क्या है? प्रमुख नदी है। और शेखावटी प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? सीकर, चूरू, झुंझुनू। सीकर, चूरू और झुंझुनू जिले आते हैं। सीकर, चूरू, झुंझुनू जिले जो शेखावटी प्रदेश में आते हैं। आपको पता है चूरू में तो कोई सी नदी नहीं बहती है, इस कारण से यहाँ पर सीकर और झुंझुनू में तो कांतली नदी बहती है। इस कारण से शेखावटी प्रदेश की ये प्रमुख नदी मानी जाती है। अब हम पढ़ते हैं कौन सी नदी? साबी नदी के बारे में पढ़ेंगे। साबी नदी है जो इसका उद्गम, साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियों से होता है। कौन सी पहाड़ियों से होता है? सेवर की पहाड़ियों से। सेवर की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो जयपुर में है। कौन सी पहाड़ियों से? सेवर की पहाड़ियों से, जयपुर से उसका उद्गम होता है। और इसका प्रवाह क्षेत्र पूछ ले तो ये जयपुर और अलवर में बहती है। कौन सी नदी? जो ये साबी नदी है वो जयपुर और अलवर में बहती है। और इसका कुछ ज्यादा बहाव होने के कारण से, प्रवाह होने के कारण से ये हरियाणा तक भी चली जाती है, लेकिन अब वर्तमान में ये यह अलवर में ही विलुप्त हो जाती है। इस कारण से ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसी कौन सी नदी राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो हरियाणा तक अपना जल ले जाती है? कौन सी नदी है जो हरियाणा तक अपना जल ले जाती है? हरियाणा तक अपना जल ले जाती है। कौन सी नदी है वो बताना आपको। साबी नदी। कौन सी नदी? साबी नदी जो अलवर के से बहने के बाद में हरियाणा तक ले जाने वाली एकमात्र नदी है, राजस्थान की नदी है ये साबी नदी। उसके बाद में हमने साबी नदी की डिटेल से चर्चा कर लिया कि इसका उद्गम स्थान सेवर की पहाड़ियों से, इसका प्रवाह क्षेत्र जयपुर अलवर में है। कभी इसका प्रवाह क्षेत्र तेज होने के कारण हरियाणा तक भी पहुंच जाता है, लेकिन अब वर्तमान में ये हरियाणा तक नहीं पहुंचता है। और ये ऐसी एकमात्र नदी है जो हरियाणा को जल ले जाती है या हरियाणा तक अपना जल पहुंचाती है। तो कौन सी नदी? आपसे क्वेश्चन आ सकता है, तो साबी नदी है। अब हम पढ़ते हैं रूपारेल नदी। रूपारेल नदी है वो अलवर से निकलती है। कौन सी नदी? इसका उद्गम, रूपारेल नदी का उद्गम जो उदयनाथ की पहाड़ियों से उद्गम होता है। उदयनाथ की पहाड़ियों से उसका उद्गम होता है। अलवर जो उदयनाथ की पहाड़ियों से, अलवर में उदयनाथ की पहाड़ियों से उसका उद्गम होता है। कौन सी उदयनाथ उद्गम है? वो उदयनाथ की पहाड़ियों से उसका उद्गम होता है। उदयनाथ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। अलवर के उदयनाथ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। यह अलवर और जयपुर में बहती है और अलवर की ये प्रमुख नदी मानी जाती है। अलवर और भरतपुर में ये बहती है। अलवर की ये प्रमुख नदी मानी जाती है। अलवर की ये प्रमुख नदी मानी जाती है और अलवर के उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। अलवर में ये बहने के बाद में ये जो नदी है वो भरतपुर में बहने लगती है। कौन सी? ये भरतपुर में चली जाती है और भरतपुर में एक इस पर बांध बनाया गया है जिसे मोती झील बांध कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? मोती झील बांध कहा जाता है। भरतपुर में एक मोती झील बांध बनाया गया है। कौन सा झील बांध बनाया गया है? मोती झील बांध बनाया गया है। और इस मोती झील बांध
सुजान गंगा, सुजान गंगा निकाली गई है। कौन सी गंगा? सुजान गंगा चैनल निकाला गया है। सुजान गंगा चैनल निकाला गया है, जिसे ये चैनल है या जो चैनल को क्या कहते हैं? नहर कहते हैं। यह नहर है वो लोहागढ़ दुर्ग में पानी पहुंचाता है। पानी है वो पहुंचाता है, लोहागढ़ दुर्ग में पानी पहुंचाता है। मोती झील का जो भरतपुर के रूपारेल नदी पर स्थित है, और यह मोती झील भरतपुर की क्या मानी जाती है? इसे भरतपुर की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। लाइफ लाइन भी कहा जाता है, या इसे कहते हैं भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और हमने इसके बारे में रूपारेल नदी के बारे में, उसके बाद में साबी नदी के बारे में, उसके बाद में रूपारेल नदी के बारे में डिटेल से चर्चा कर ली है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो बाकी बच गई रूपनगढ़ नदी और मेथा नदी। कौन सी नदी? मेथा नदी। दो नदियों के बारे में हम आंतरिक प्रवाह नदियों के बारे में और चर्चा करते हैं कि रूपनगढ़ नदी और मेथा नदी। रूपनगढ़ नदी है वो कहाँ से निकलती है? रूपनगढ़ नदी है वो अजमेर के जो है मनोर थाना के से, अजमेर के सलेमाबाद से निकलती है। कौन सी? अजमेर के सलेमाबाद से निकलती है और सांभर झील में जाकर गिरती है। कौन सी झील में जाकर गिरती है? सांभर झील में जाकर गिरती है। ये रूपनगढ़ नदी है, इसका उद्गम स्थान पूछ ले तो ये उद्गम स्थान सलेमाबाद अजमेर में स्थित है। सलेमाबाद अजमेर में है। सलेमाबाद अजमेर से ये इसका उद्गम स्थान है, और यह सांभर झील में जाकर विलुप्त होती है। कौन सी झील में जाकर विलुप्त होती है? सांभर झील में जाकर विलुप्त होती है। और इस सलेमाबाद अजमेर में इसी नदी पर, रूपनगढ़ नदी पर एक निबारक संप्रदाय बनाए गए। निबारक संप्रदाय का प्रधान पीठ है, पर निबारक संप्रदाय ही प्रधान पीठ है। संप्रदाय की पीठ है। कौन सी पीठ है? निबारक संप्रदाय की पीठ है सलेमाबाद अजमेर में। ठीक है, निबारक संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ मानी जाती है वो सलेमाबाद अजमेर में मानी जाती है। और कौन सी नदी के किनारे? रूपनगढ़ नदी के किनारे। और रूपनगढ़ नदी है वो सांभर झील में जाकर गिरती है। और डिटेल से हमने इतने रूपनगढ़ के बारे में पढ़ लिया। रूपनगढ़ के बाद में मेथा नदी के बारे में पढ़ते हैं। मेथा नदी है मनोहरपुरा जयपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मनोहरपुरा जयपुर से निकलती है। मनोहरपुरा जयपुर से इसका उद्गम स्थान होता है। मनोहरपुरा जयपुर से इसका क्या होता है? उद्गम स्थान है। मनोहरपुरा जयपुर से उद्गम स्थान है। और इसकी समाप्ति स्थल पूछ ले तो सांभर झील में है। सांभर झील में इसका समाप्ति स्थल है। और साबी नदी को मंदा नदी कहते हैं। मंथा, मेडा और मंदा नदी भी कहा जाता है। मेथा, मेडा और मंदा नदी भी और मथाई नदी भी कहा जाता है। मथाई नदी भी कहा जाता है। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। ये उद्गम स्थान मनोहरपुरा जयपुर से यह सांभर झील में आकर गिरती है, और इस पर मनोहरपुरा सांभर झील में आकर गिरती है। मंथा, मेडा, मथाई नदी इसका अन्य नाम है। जो सांभर झील में रूपनगढ़ मेथा है, मेथा नदी है, खंडेला पहाड़ी जो मेथा नदी है, रूपनगढ़ नदी है, ये दोनों ही क्या करती है? जो सांभर झील में जाकर गिरती है। हमने आंतरिक प्रवाह के बारे में सारी डिटेल से चर्चा कर ली है, और
आज के लिए इतना ही है, लेकिन डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, शेयर व लाइक करें, जिससे डीएम श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो राजस्थान की भूगोल है वो आपको कंप्लीट करवाया जाए और जिससे सभी दोस्तों तक इसका फायदा हो सके। और आज के लिए इतना ही, थैंक्स।